बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में बसा था एक सुंदर सा गांव सूर्यगढ़। इसी राज्य में जन्मी थी सूर्यगढ़ की राजकुमारी रत्नप्रभा। लेकिन रत्नप्रभा को लोग उसकी शाही वंशावली या सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके कोमल स्वभाव, बुद्धिमानी और विनम्रता के लिए याद करते थे। तुम्हें याद है कितना शांत और सुंदर था हमारा सूर्यगढ़ गांव जब हम बच्चे थे? हाँ, और अब भी वही सादगी है यहाँ। लेकिन अगर कोई बात है जो इस गांव को सबसे खास बनाती है तो वो है हमारी राजकुमारी रत्नप्रभा। बिल्कुल सही कहा। वो सिर्फ अपने रूप की वजह से नहीं बल्कि अपने स्वभाव के लिए जानी जाती है। हर किसी से इतनी प्रेम से मिलती है जैसे हम सब उसके परिवार के हो। यहाँ महल के बगीचे में राजकुमारी रत्नप्रभा और राजा भीमसेन दोनों बातें कर रहे थे। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। प्रजा के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। बेटी, प्रजा की देखभाल करना ही राजा का कर्तव्य है। राजकुमारी महल की ऊंची दीवारों तक सीमित नहीं थी। वो रोज सुबह गांव का दौरा करती थी, बच्चों संग हंसती खेलती और औरतों से सुख दुख बांटती थी। मंत्री जी, चलो आज गांव की सैर पर चलते हैं। वहाँ की महिलाएं कह रही थी कि उनके कुएं का पानी सूख रहा है। राजकुमारी, आप हर किसी की चिंता करती है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आराम भी किया कीजिए। असली आराम तो वही है जहाँ अपनी प्रजा खुश रहे। राज्य के पूर्व छोर पर बसा था छोटा सा गांव सूर्यगढ़। वहीं रहती थी सुमित्रा, जो माँ के निधन के बाद जमींदारों के घर में काम करके पेट पालती थी। मेहनती थी, पर किस्मत ने उसे कभी सुकून नहीं दिया। अरे सुमित्रा, तुझे देखा नहीं कल रामसरन के घर पर? क्या वहाँ गई नहीं काम करने? गई थी काकी, पर उन्होंने कहा अब काम की जरूरत नहीं है। बिना कोई वजह बताए निकाल दिया। हाय राम, ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। दरअसल रामसरन के घर चोरी हुई थी और शक की सुई सीधी सुमित्रा पर टिक गई थी। किसी ने कुछ देखा नहीं था, लेकिन गरीब पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है। तेरे अलावा घर में और कौन आता है? हाँ, तुझ पर ही शक है। सुमित्रा, अब से तेरा काम खत्म। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, आप तो जानते हैं। बहुत हो गया, निकल जा यहाँ से। सुमित्रा की दुनिया जैसे उजड़ गई, मगर यही शुरुआत थी एक बड़ी कहानी की। सुमित्रा, तुझसे सरपंच का बेटा बात करता था ना, क्या ये सच है? वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। उसका स्वभाव मुझे ठीक नहीं लगता। रात का समय था। सुमित्रा अपने घर में सो रही थी। तभी उसके घर के गेट की खटखटाने की आवाज आती है। सुमित्रा जल्दी से उठती है और गेट खोलती है। सामने खड़ा था सरपंच का बेटा मनोज। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? दिन में मैंने सब कुछ सुन लिया। तो अपनी सहेलियों से कह रही थी मेरे बारे में कि मैं तुझे अच्छा नहीं लगता। देख सुमित्रा, मैं तेरे से आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे से शादी कर ले, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। सुमित्रा ने मनोज में एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मनोज गुस्से में वहाँ से चला गया। मनोज ने अपने लोगों से कहा, तुम सभी आज रात सुमित्रा को जंगल में छोड़ाओ। ध्यान रहे, वो जंगल से वापस नहीं आनी चाहिए। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसने मेरे को थप्पड़ मारा ना, उसकी सजा तो उसे अब मिलेगी। मनोज के लोगों ने रात के अंधेरे में सुमित्रा को बेहोश करके गहरे जंगल में छोड़ दिया। हे माँ, तू जहाँ भी हो मेरी रक्षा करना। अगली सुबह उसी जंगल में राजकुमारी रत्नप्रभा अपनी सहेलियों के साथ सैर पर निकली। तभी उनकी नजर झाड़ियों में पड़ी सुमित्रा पर पड़ी। वो कौन है? लगता है कोई लड़की है जो बेहोश है। जल्दी चलो, देखो तो सही। ये लड़की तो बेहोश है। चलिए इसे महल ले चलते हैं। हाँ, इसे जल्दी महल में ले चलते हैं, वहीं पर इसका इलाज करवाएंगे। सुमित्रा को महल में लाया गया। वैद्य जी को बुलाया गया।
इस लड़की को ठीक करना होगा। जब तक ठीक नहीं होती महल में ही रहेगी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसे। कुछ समय बाद सुमित्रा को होश आया। वो चौंक गई जब खुद को उसने महल में देखा। उसके सामने राजकुमारी रत्नप्रभा खड़ी थी। तुम कैसी हो अब? आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? मैं इस राज्य की राजकुमारी रत्नप्रभा हूँ। तुम जंगल में मिली थी। तुम बेहोश थी, लेकिन तुम जंगल में बेहोश कैसे हो गई? राजकुमारी जी, ये बहुत लंबी कहानी है, क्या आप सुनेंगी? हाँ जरूर, मुझे बताओ सब कुछ। सुमित्रा ने पूरी कहानी सुनाई। चोरी का झूठा इल्जाम, सरपंच के बेटे की जिद और फिर जंगल में बेहोश करके छोड़ देना। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन अब तुम डरो मत। तुम यहीं महल में रहोगी। राजकुमारी जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन तुम महल में क्यों नहीं रह सकती? अच्छी राजकुमारी जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अपना जीवन जीऊं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं महल में काम कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम महल में दासी बन जाओ। अब सुमित्रा महल की दासी बन गई थी। सुमित्रा ने काम शुरू किया। वो महल में सफाई करती, रसोई में मदद करती और हर काम पूरे मन से करती। राजकुमारी किताब के अगले पन्ने पर पहुंची। वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसने उन्हें हैरान कर दिया। यहाँ लिखा है, राजा आदित्य सेन ने ग्रामीण स्त्री से विवाह किया था। उसका नाम था मायावती, पर किसी कारणों से राजा ने उन्हें छोड़ दिया। उस स्त्री से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसकी जानकारी राजा को कभी नहीं मिली। ये जानकारी केवल रानी मायावती के पास ही थी। राजकुमारी, आपने क्या नाम लिया? मायावती। क्यों? तुम्हें ये नाम जाना पहचाना लगा क्या? राजकुमारी जी, ये मेरी माँ का नाम है। क्या तुम्हारी माँ मायावती थी?
सुमित्रा, तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी माँ मायावती थी, गांव की एक साधारण स्त्री थी जो अकेली रहती थी। मुझे बचपन में कहा करती थी कि हमारे खून में कोई शाही राज छुपा है। मैं तब समझती नहीं थी, लेकिन आज समझ में आ गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक रानी की बेटी है। चलो सुमित्रा, हमें पिताजी को सब कुछ बताना होगा कि इस राज्य की असली राजकुमारी कौन है। दोनों तेज कदमों से दरबार की ओर बढ़ी। राजा उस समय रानी के साथ बैठे थे। पिताजी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, अभी और इसी समय। क्यों, क्या बात करनी है? पुस्तकालय की एक किताब में मैंने पढ़ा कि आप इस राजवंश के असली उत्तराधिकारी नहीं हैं। मुझे ये भी पता चल गया है कि राजा आदित्य सेन जी ने आपको गोद लिया था। पिताजी, आपने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? ये सच है कि मैं दास का बेटा हूँ जिसे राजा आदित्य सेन जी ने गोद लिया था। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में लगा रहता था और जब बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे ये राज्य सौंप दिया क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पिताजी, उस किताब में एक और बात लिखी है। राजा आदित्य सेन जी ने एक गांव की औरत से विवाह किया था जिसका नाम मायावती था, लेकिन किसी कारणों से राजा ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि मायावती से उन्हें एक लड़की भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? राजा जी ने कभी मुझे ये बात बताई नहीं। मुझे नहीं पता पिताजी कि राजा जी ने आपसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन अभी एक और सच्चाई बाकी है जो आपको जानना है। अब क्या बाकी है? पिताजी, सुमित्रा ही रानी मायावती की लड़की है, यानी राजा आदित्य सेन और मायावती की पुत्री है, इस महल की असली राजकुमारी। सुमित्रा, तुम मायावती की पुत्री हो? जी महाराज, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। मुझे अभी पता चला है कि मेरी माँ मायावती थी, गांव में रहती थी और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं कुछ खास हूँ। बेटा सुमित्रा, तुम राजा आदित्य सेन की पुत्री हो। मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। इसीलिए आज से महल तुम्हारा है। तुम हो इस महल की असली राजकुमारी। मैं कल ही सभी गांव वालों को बुलाऊंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा। जितना अधिकार मेरा इस महल पर है, उससे ज्यादा आपका है। इतने सालों से आपने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, ये सब आपका ही है। मेरे पिताजी ने आपको ये सब दिया है, तो ये आपका ही है, मेरा नहीं। नहीं सुमित्रा, तुम इस महल की राजकुमारी हो। ये सब तुम्हारे पिताजी का है। उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये सब मुझे दिया। अगले दिन राजा ने सभी गांव वालों को दरबार में बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। गांव वालों ने अपनी नई राजकुमारी का स्वागत किया। अब महल में एक नहीं 2 राजकुमारियां थी और दोनों ही ईमानदार थी। उनके मन में लालच और घमंड दूर दूर तक नहीं था। मेरे प्यारे गांव वासियों, ये है इस महल की असली राजकुमारी। जितनी तारीफ करो उतनी कम। राजकुमारी सुमित्रा की जय, राजकुमारी सुमित्रा की जय। सुमित्रा अब राजकुमारी बन चुकी थी, मगर अतीत का एक साया फिर लौट आया था, मनोज। मनोज को अब पता चल चुका था कि सुमित्रा राजकुमारी बन गई है। ये कैसे हो सकता है? वो सुमित्रा, वो तो जंगल में मर गई होगी। तुम सबने तो कहा था कि उसे छोड़ाए हो गहरे जंगल में, फिर वो जिंदा कैसे है और वो राजकुमारी कैसे बनी? हाँ मालिक, खुद हमने उसे बेहोश करके छोड़ा था। कैसे बच गई हमें भी समझ नहीं आया। अब वो राजकुमारी बन गई है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मुझे महल में हिस्सा मिल जाएगा और फिर मैं राजा बनकर रहूंगा। मनोज ने अपनी चाल चली और महल पहुंच गया। रत्नप्रभा, यही है मनोज, यही है जिसने मुझे जंगल में बेहोश करके छुड़वाया था। प्रणाम राजा जी, मेरा नाम मनोज है, पास के गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मैं राजकुमारी सुमित्रा से विवाह करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। पिताजी, यही है जिसने सुमित्रा को जंगल में फेंकवाया था और आज यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। तूने सुमित्रा को जंगल में मरने के लिए छोड़ा और अब तू कहता है कि तू उससे विवाह करेगा? नहीं महाराज, मुझसे भूल हो गई। मेरी नीयत खराब थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। महाराज,
यही है जिसने मेरी इज्जत को रौंदने की कोशिश की। मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था ये। ऐसे लोगों को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। जब तक हम न कहें तब तक ये बाहर ना निकले। नहीं सुमित्रा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाओगी। अब नहीं सताऊंगा, माफ कर दो। मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ, पर तेरी सजा माफ नहीं होगी, क्योंकि जो तूने किया वो एक और लड़की के साथ ना हो, इसलिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। मनोज को कारागार में डाल दिया गया और ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बदल गया। गांव की गलियों में अब बच्चों की हंसी नहीं, सिर्फ दर्द की चीखें गूंजती थी। कोई वैद्य, कोई ओझा या कोई भगवान ही उतर आए, कोई मेरे लाल को बचा लो। सुबह तक हंस रहा था मेरा राजा, अब इसकी सांसें उखड़ रही है। पड़ोसन दौड़ती हुई आती है। राधा, वो मंगलू का बेटा भी नहीं बचा। पूरे गांव में कुछ ही दिन में 6 बालक मर चुके हैं। हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने को बचाया था मुझे? अरे किसी की नजर लग गई है इस गांव को। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा अपने बेटे की लाश के पास बैठा था। 50 साल तक इस मिट्टी को सींचा, पेट काट कर इसको पढ़ाया और बड़ा किया। क्या इसी दिन के लिए इसे बड़ा किया था? अरिया काका, अब तो खुद वैद्य भी कह रहे हैं कि बीमारी उनसे नहीं समझी जाती और ना ही इसका उनके पास इलाज है। तुम्हें याद है ना लक्ष्मी, बचपन में जब चेचक फैली थी तब भी इतना डर नहीं लगा था। अरे अब तो लगता है हवा में जहर है, सांस लेने में भी डर लगता है। मेरे घर के 3 लोग बीमार हैं। अब मुझे समझ नहीं आता किसे देखूं और किसके लिए दुआ करूं। गांव की एक महिला मंदिर में जाती है और दीपक रखती है। हे भगवान, अगर तू है तो उतर आ। देखिए गांव रो रहा है, माँ बच्चे से अलग हो रही है, सुहाग उजड़ रहा है। सभी गांव वाले बीमारी से परेशान होकर राजा के पास मदद मांगने जाते हैं। महाराज, अब तो बीमारी चारों ओर फैल गई है। राजा जी, ये कोई आम बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में फैल गई। हर कोई बीमार हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा। क्या कोई है इस राज्य में जो इस भयंकर आपदा का सामना कर सके? सैनिकों, तुरंत संदेश भेजो राज्य के हर कोने में वैद्य, तांत्रिक और ज्ञानी जनों को। संदेश मिलते ही वैद्य तांत्रिक राजा के दरबार में इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, इस रोग की ना कोई निश्चित प्रकृति समझ आ रही है, ना कोई नियम। ये एक दिन में किसी को खत्म कर देता है तो किसी को धीरे धीरे खत्म करता है। राजन, ये रोग देवता का कोप हो सकता है। नक्षत्र भी उल्टे चल रहे हैं, साधारण दवा से ये खत्म नहीं हो सकता। क्या मेरी प्रजा को ऐसे ही मरने दूं? क्या तुम सभी ज्ञानी केवल किताबों के पन्नों में महान हो? क्या किसी के पास कोई उपाय नहीं? महाराज, यदि आप आज्ञा दें, एक बहुत ही प्राचीन विद्वान हैं जिन्हें लोग जंगल का वैद्य कहते हैं। वर्षों से उन्होंने खुद को समाज से दूर कर लिया है, लेकिन सुना है कि वे हर बीमारी का इलाज जानते हैं। लेकिन राजा जी, जहाँ पर वो वैद्य रहते हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। दरबार के सैनिक भी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। अब कौन जाएगा उस जंगल में? रानी, आपने बात तो सही कही। अब उस जंगल में जाएगा कौन? महाराज, आप सोचते हैं कि हम इस संकट की घड़ी में केवल महल की 4 दीवारी में छिपे रहेंगे? हम इस धरती की बेटियां हैं, हमारी रगों में इस मिट्टी का रक्त बहता है। अगर इस राज्य को बचाने के लिए हमें किसी परीक्षा से भी गुजरना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें उस जंगल के वैद्य के पास जाने की अनुमति दीजिए महाराज। जंगल गहरा है, रहस्यमय है, खतरा हो सकता है, लेकिन यदि तुमने निश्चय कर ही लिया है तो जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। संध्या ढलने से पहले दोनों राजकुमारियां जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में जाते हुए उन दोनों को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ये जगह सच में डरावनी है। डर तो है, पर उससे बड़ा डर है हमारे गांव में छाया हुआ उस काली बीमारी का साया। उसे मिटाने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद
वे दोनों एक टूटती हुई झोपड़ी के पास पहुंची, जहां वो ज्ञानी वैद्य वर्षों से छिपकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वैद्य जी, हम दोनों राजकुमारियां हैं, सुमित्रा और रत्नप्रभा। कृपया हमें क्षमा करें, हमने आपकी शांति भंग की, पर हमारी प्रजा मर रही है। हमारा गांव, हमारे बच्चे, हमारी प्रजा सब एक भयंकर बीमारी से मर रहे हैं। हमने हर उपाय आजमा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमारी एकमात्र आशा आप ही हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों कौन हो और क्यों आई हो, पर सुनो, ये रोग कोई सामान्य रोग नहीं है। ये एक प्राचीन श्राप के रूप में जन्मा है। इसका उपचार मेरी दवाओं से नहीं हो सकता। फिर क्या करें? क्या सब मर जाएंगे? क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, एक जड़ी बूटी है, मंत्र कंचन। ये केवल काला शिला पर्वत की अंधकार गुफा में पाई जाती है। तो हम वहीं जाएंगे, चाहे रास्ता जितना कठिन क्यों ना हो। लेकिन सुनो, उस जड़ी बूटी की रक्षा एक साधु करते हैं और वो उसे किसी को यूं ही नहीं देते। वैद्य ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर राजकुमारी सुमित्रा और राजकुमारी रत्नप्रभा काला शिला पर्वत की गुफा की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद दोनों उस गुफा में पहुंच गई। मुनिवर, हम मृत कंचन लेने आए हैं, हमारी प्रजा मर रही है। जानता हूँ, लेकिन उस जड़ी बूटी की कीमत है, बलिदान है। किसी एक को अपने प्राण देने होंगे, तभी तुम मृत कंचन ले जा सकती हो। मैं दूंगी बलिदान और सुमित्रा इस जड़ी बूटी को लेकर जाएगी। नहीं, मैं दूंगी बलिदान। तुम्हारे बिना ये राज्य अधूरा है। महल में राजा और रानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुम्हें बलिदान नहीं देने दूंगी। बलिदान मैं दूंगी। सुमित्रा साधु के पास खड़ी हो जाती है। साधु मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ता है। गुफा कांपने लगती है और हवा तेज चलने लगती है। थोड़ी ही देर में सुमित्रा भूमि पर गिर पड़ती है। सुमित्रा, उठो, उठो सुमित्रा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मत रो बेटी, ये तुम दोनों की परीक्षा है। मैं ये देख रहा था कि तुम दोनों के मन में क्या है। तुम दोनों के राज्य के लिए क्या क्या त्याग कर सकती हो। तुम दोनों ही बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। जिस राज्य में ऐसी राजकुमारी है कि वहाँ की प्रजा कभी परेशान नहीं रह सकती। साधु सुमित्रा के माथे पर हाथ रखता है और फिर सुमित्रा को होश आ जाता है। तुम जिंदा हो? ले जाओ मृत कंचन, वह ये उस हर जान को बचाएगा जिसकी सांसों पर अब केवल मृत्यु का पहरा है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेती है और मृत कंचन जड़ी बूटी लेकर महल पहुंचती है। बेटियों, तुम दोनों ठीक हो? पूरा महल तुम्हारी चिंता में डूबा था। पिताजी, हमें वो जड़ी बूटी मिल गई है, मृत कंचन। अब वैद्य जी से कहिए कि इस पर प्रयोग करके गांव से उस बीमारी को भगा दे। तुम दोनों ने जो किया वो हर माँ की संतान को नया जीवन देने जैसा है। मेरी बच्चियाँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया और वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने मृत कंचन से काढ़ा बनाया और पूरे गांव में भेज दिया। सभी ने वो काढ़ा पिया और कुछ समय बाद सभी ठीक होने लगे। धीरे धीरे गांव से वो बीमारी खत्म हो गई और गांव पहले जैसा हो गया।